Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला. And as I said कि मैं स्केटर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन भी लेकर आऊँगी अपने अगले वीडियो में. So I have brought yet another video थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में. and आप सब लोगों ने मेरा पिछला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखा होगा, जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड. और जिसने नहीं देखा है तो आप उसके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस में से देख सकते हैं. लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, क्योंकि जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, स्कैटर सिंगर भी है, लजारस लिंसले भी है, वो मैं अनदर वीडियो में लेकर आऊँगी. बट ऑफ कोर्स देखिए, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी करूँ. बट थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करिए. अगर आपको मेरा लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है, अगर आपकी हेल्प हो रही है, अगर आपकी मदद हो रही है मेरे इस वीडियो से, और मेरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं अगर उससे आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, आप आंसर कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और कमेंट करके भी बताना कि कैसा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करके बताते हो. प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा ये कंटेंट पहुँचे. ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्कैटर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन. अब सबसे पहले तो स्कैटर और सिंगर, इनका पूरा नाम जानना भी उतना ही ज़रूरी है. तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन किसने डेवलप किया था? स्टैनले स्कैटर एंड जेरोम ई सिंगर. ये 1960s में इनकी थ्योरी आई थी, और इसको हम स्कैटर्स टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, सो स्कैटर सिंगर की थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्कैटर्स की टू फैक्टर थ्योरी. अब ये टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन क्या बताता है? तो जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन है वो दो चीज़ों की बात करता है. वो कहता है कि जो इमोशन है वो दो फैक्टर्स पर बेस्ड है. अब वो दो फैक्टर क्या है? फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड अ सब्सिक्वेंट कॉग्निटिव प्रोसेस. ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल अराउजल पर और कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर. अगर आपने जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड थ्योरी मेरी पढ़ी है और आपने उसमें से समझा है कि क्या होती है दोनों थ्योरीज, तो आपको ज़रूर पता होगा कि जेम्स लैंजे में भी फिजियोलॉजिकल अराउजल की बात होती है. और वो कहते हैं कि जब हमारे बॉडली रेस्पॉन्सेज होते हैं तो तभी हम इमोशन को फील कर तभी हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं ना. तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन लीड्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस. कि फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, बॉडली चेंजेस हुए, बॉडली रेस्पॉन्स हुआ, तो हमने इमोशन को एक्सपीरियंस किया. और दूसरी तरफ कैनन बार्ड कहते हैं कि नहीं, दोनों जो है इंडिपेंडेंट होता है और दोनों साइमल्टेनियस होता है. एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन दोनों ही है ना. लेकिन स्कैटर सिंगर ने इसको लेबलिंग दे दी. इसको कहा कि ये जो इमोशन है ये दो चीज़ों पर होता है, एक फिजियोलॉजिकल अराउजल और एक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पर. ठीक है, कि पहले तो हम फिजियोलॉजिकल अराउजल तो फील हमारे अराउज्ड हम हो रहे हैं, बॉडली चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है. यानी हम उसको कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करते हैं, और इसको इन्होंने एक वर्ड दिया था कॉग्निटिव लेबलिंग, कॉग्निटिव लेबल लगाते हैं. तो ये कहता है कि इमोशंस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल और हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस दोनों का एक प्रोडक्ट होता है. अगर आपको कॉग्निटिव प्रोसेस की मीनिंग नहीं पता है तो वो भी मैं बता दे रही हूँ कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है साइकोलॉजी में. कि जो भी चीज़ें हमारी माइंड के से रिलेटेड, हमारी माइंड की फंक्शनिंग, जैसे अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्या है? ये सारे कॉग्निशंस हैं. आप इसको देख नहीं सकते, है ना, आप किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी माइंड से होती है. तो जो चीज़ें आपके माइंड से हो रही है उसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं. जैसे अब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से हो रही है तो हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं ना. उसी तरह माइंड से जो रिलेशन है वो कॉग्निशन है. तो ये हो गया. ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि द पर्सन यूजेस हिज और इमीडिएट एनवायरनमेंट टू लुक फॉर इमोशनल क्यूज
टू लेबल द अराउजल। देखिए अराउजल तो हो गया, लेकिन स्कैटर सिंगर कहते हैं कि जब अराउजल होता है तो हम एनवायरनमेंट में कुछ चीजें ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम अपने इमोशन को लेबल कर सकें। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव लेबलिंग या कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन या कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है, ये स्कैटर सिंगर की थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो स्कैटर सिंगर कहते हैं कि पहले पर्सन क्या करता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल फील करता है और तब वो उसे लेबल करता है। देखो ये वाली चीज इनकी बिल्कुल जेम्स लैंजे से मिल रही है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। जैसे जेम्स लैंजे ने कहा था कि फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा तभी इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे, उसी तरह स्कैटर सिंगर ने कहा था कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और तब आप उसको लेबल करोगे, उसके बाद आप एक इमोशन को एक्सपीरियंस करोगे। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है, ऐसे तो मैंने पहले थ्योरी में भी आपको एक्सप्लेन किया कि फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल, तो मैंने इसमें भी यहाँ पे फिर से लिख दिया कि फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है, हमारे जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, जो हमारा ऑटोनॉमिक और सोमैटिक के थ्रू हमारे बॉडी में जो बॉडी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये जब आप मेरा जेम्स लैंजे वाला वीडियो देखोगे आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड, उसमें अच्छे से एकदम है, ठीक है। तो अब बार बार उसको बताने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अभी हम लोग को अब आगे बढ़ना है, इमोशन का थ्योरी पढ़ना है। तो आप ये वाला जो चीज़ है, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है ना फिजियोलॉजिकल अराउजल से, तो ये आप मेरा वाला वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम क्योंकि स्कैटर सिंगर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर स्पेसिफिक रहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी समझना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी स्टडी भी है, इनका एक्सपेरिमेंट भी है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल अराउजल। फिजियोलॉजिकल अराउजल में क्या हो जाता है, आपके फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, जैसे पर्सपिरेशन, ब्लशिंग, ट्रबलिंग, इंक्रीज, ये सारा कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में आया, ठीक है। तो और कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या होता है, जहां पर आप अपने फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स का इंटरप्रिटेशन करते हो सराउंडिंग को देखकर, मतलब कि सराउंडिंग में आप देखते हो कि ऐसी क्या चीज है जो इसको कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव आप इंटरप्रिटेशन लगाते हो, ठीक। क्योंकि अब एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि एनवायरनमेंट में आपके मतलब क्या है, एक कुत्ता बैठा है, उस कुत्ते को देखकर आपको कुछ होने लग गया, बॉडली चेंज। तो ये जो बॉडली चेंजेस हुए ना, अभी स्कैटर सिंगर ये कहते हैं सिंपल फॉर्म में कि जो ये बॉडली चेंजेस हुए, तो आप अपने एनवायरनमेंट में आपने क्यूज देखा कि कुत्ता बैठा है, डॉग है, उस डॉग, वो डॉग, इसकी उसको आप लेबलिंग कर रहे हो, मतलब आपने ढूंढा कि ड्यू टू द डॉग आई एम फीलिंग दिस, तो ये लेबलिंग करते हो। ये स्कैटर सिंगर की थ्योरी थी। अभी देखो आगे एकदम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अभी अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी आ रही होगी ना, तो ये आपको पूरा देखोगे जब इसको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने देखा कि आपका जो दिल है बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है, ठीक है, तो आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हो गया। अब जैसे देखो क्या होता है ना, कभी कभी देखो अगर आप इसमें एक बहुत ही नेचुरल एग्जांपल हो, अर्थक्वेक का ले लो, ठीक, आप बैठे हो, ठीक है, अचानक से हिल रहा है क्योंकि सब, अब आप ये चीज नहीं फील कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा, मान लो कि चक्कर आ रहा है, क्योंकि होता है अर्थक्वेक आया तो आपको ना पहले ऐसा लगेगा कि अरे यार हमें तो चक्कर आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है। अब क्या करते हो आप, एनवायरनमेंट पहले देखते हो कि यार ये भी हिल रहा है, वो भी क्या हो गया, आप एनवायरमेंटल क्यूज देखते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा अर्थक्वेक आ गया, ऐसे का होता है ना। तो इसी तरह ये कहते हैं स्कैटर सिंगर कि पहले आपका जब दिल एकदम हार्ट आपका फास्टर बीट कर रहा है, तो आप एनवायरनमेंट पे पहले देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एनवायरनमेंट भी डिफर करता है, हार्ट उसका एनवायरनमेंट क्यों डिफर कर रहा है। अगर आप अपने दोस्तों के संग पार्टी कर रहे हो तो आप उसको एक खुशी का नाम दे दोगे कि अरे मेरा हार्ट इसलिए क्योंकि हम डांसिंग कर रहे थे और हम बहुत खुश हैं तो मेरा ऐसे हो रहा है, ये आप हैप्पीनेस का नाम दे दिया। लेकिन आप किसी से इंसल्ट हुए हो तो आप इस फीलिंग को एंगर दोगे, यानी आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन दोगे। अब इसमें अगर आपको याद होगा जेम्स लैंजे की थ्योरी, तो आप आसानी से देखो ये याद कर लो कि जेम्स लैंजे ने बोला था कि जेम्स लैंजे ने क्या बोला था कि
उन्होंने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात की थी, लेकिन कैनन बार्ड ने उनको एक चैलेंज किया था उनकी थ्योरी को ये कह के कि अलग अलग इमोशन के सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जरूर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जब हम दौड़ के आए, मतलब जरूरी नहीं है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल हमें फील हो रहा हो तो हमें इमोशन हो, ये इनका पहला चैलेंज था। दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि अलग अलग इमोशन के लिए अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो, मतलब हो सकता है कि आपका गुस्सा, आपकी खुशी सेम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा हो, हार्ट आपका तेजी से दौड़ रहा हो, एक्साइटमेंट हो, लव हो, एंगर हो, हैप्पीनेस हो, एक ही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ये जो ये कह रहे हैं स्कैटर सिंगर, ये किसकी थ्योरी से मैच हो रहा है? ये कैनन बार्ड की थ्योरी से मैच हो रहा है कि कैनन बार्ड ने ये बात कही थी। ठीक है, तो अब ये देखो आगे इसमें आएगा। ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, पहले आपका एलिसिटिंग इवेंट आया। सबसे पहले बताओ क्या होता है? सबसे पहले तो एक इवेंट आएगा नंबर 1, उसके बाद आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, उसके बाद आप उसको कॉग्निटिवली अप्रेस करोगे। अब कॉग्निटिवली जब आप देखो फिजियोलॉजिकल चेंज किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन पे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपके बॉडी में तभी होंगे, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? फिजियोलॉजिकल चेंज आपके स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन को कैसे बता रहे हैं? अगर आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है एकदम, तब वो जो इमोशन की गति होगी बहुत ज्यादा होगी, बहुत गुस्सा आया हमको, हमें बहुत तेज गुस्सा आया। लेकिन अगर थोड़ा ठीक ठाक है, मॉडरेट है, माइल्ड है, तो नहीं, एंगर आपका कम होगा, है ना। एंगर भी तो कॉन्टिनम में होता है ना, या तो हम कहते हैं ना आज हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है, एंगर की यहाँ पर क्या है, बिल्कुल 8, 9, 10 पे इसकी कॉन्टिनम डिग्री जा रही है। लेकिन हम कह रहे हैं हमको ना अब गुस्सा आ रहा है, तो अभी ये गुस्सा शुरू हुआ है, अभी आपका कॉन्टिनम 3, 4 है, तो कॉन्टिनम जो है वो कुछ भी हो सकता है 1 से 10 में। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन कैसे पता चलेगा? आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस से पता लगेगा। ठीक है, अगर आपका फिजियोलॉजिकल चेंज बहुत ज्यादा है, बहुत तेज आपका हार्ट रेट हो रहा है, बीट कर रहा है, ये हो रहा है, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन पता लगती है। अब आप जब फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, कॉग्निटिवली अप्रेस कर रहे हो, तो कॉग्निटिवली अप्रेस में आप इमोशन लेबल करते हो। ये किस पे डिपेंड रहता है? आपके बिहेवियर चेंज पे और आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स पे। देखो सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्यों कहा गया है? क्योंकि सब्जेक्टिव फीलिंग्स वो होती है, सब्जेक्टिव, समथिंग विच इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज को अपने तरीके से बता रहे हैं। जैसे ओपन एंडेड होता है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पता है ना क्या होता है? जैसे हमने किसी से एक क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो ये ओपन एंडेड है, वो अपने मन से, ओपन एंडेड मतलब आप अपने मन से आंसर कर सकते हो। वाई ओपन एंडेड इज सब्जेक्टिव इन नेचर? क्योंकि एक बंदे से हमने पूछा कि तुम बताओ कैसा फील कर रहे हो, उसने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर ना। इसीलिए कहते हैं रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन नेचर, है ना, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सब्जेक्टिव बायसनेस आ गई तो सब अपने अपने तरीके से उसको सोचेंगे, है ना। अगर कोई चीज आप जज कर रहे हो तो होता है ना कि एक एक चीज तैयार कर दी जाती है, इसी तरीके से आपको जजमेंट देना है ना। लेकिन उसमें बायसनेस कब आएगी? जब आप उसमें अपना कुछ डाल दोगे, है ना। अब देखो ये एग्जांपल ले लो, जैसे एक स्टिमुलस है, एक ग्राउलिंग डॉग है ना। फिर क्या हुआ? आपका हार्ट रेट बढ़ा, अब आपने कॉग्निटिव लेवल दे दिया, अरे ये तो बहुत स्कैरी लग रहा है, अब आ गया फियर। जब तक आपने ये लेबल नहीं दिया कि दैट्स स्कैरी, आप फियर कैसे बताओगे? कुछ लोगों को देखो कुत्ते से डर नहीं लगता, तो उनके लिए वो इमोशन देखो स्कैरी नहीं होगा। ये भी देखो बात होती है कि लेबलिंग, फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, है ना, लेकिन कॉग्निटिव लेबलिंग वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बॉडली चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो स्कैटर सिंगर की थ्योरी आने से पहले मेन थ्योरी ऑफ इमोशन आई थी जेम्स लैंजे एंड कैनन बार्ड। बिल्कुल पता है, ये मैं इसलिए पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सीरियल में आपसे डिस्कशन किया है। क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर हम स्कैटर सिंगर पढ़ाने लग जाएं तो जेम्स लैंजे कैनन बार्ड ना पढ़ाएं तो आपको यही नहीं समझ में आएगा, ये थ्योरी नहीं समझ आएगी। तो इससे अच्छा क्या होता है कि जो चीजें जैसे शुरू हुई है हम वहां से उसको चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने जेम्स लैंजे पढ़ाया, फिर कैनन बार्ड पढ़ाया, अब स्कैटर सिंगर पे आ गए, है ना। तो जेम्स लैंजे क्या बोले
कि इमोशन क्या है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस का रिजल्ट है, जैसा कि मैंने अभी फिर बताया आपको। कैनन बार्ड ने क्या कहा कि ये दोनों सेम टाइम पे अकर करता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया है ना। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर आप देखें तो स्कैटर सिंगर और जेम्स लैंजे थ्योरीज कहाँ सिमिलर है, क्योंकि दोनों ने ये चीज कही कि बॉडीली रेस्पॉन्सेज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन। तो जब आपसे कोई पूछे कि स्कैटर सिंगर और जेम्स लैंजे में क्या सिमिलैरिटी है, तो आप क्या बताएंगे कि दोनों थ्योरिस्ट ने ये बोला था कि जो बॉडली रेस्पॉन्सेज होते हैं वो एक इंटीग्रल हिस्सा है, वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है इमोशन के एक्सपीरियंस में, फिजियोलॉजिकल अराउजल, बॉडीली चेंजेस, ठीक है। लेकिन अनलाइक द जेम्स लैंजे एंड लाइक द कैनन बार्ड, इसका क्या मतलब है कि अब कैनन बार्ड के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी है कि ये कहते हैं, कैनन बार्ड और स्कैटर सिंगर दोनों ये चीज कहते हैं कि डिफरेंट इमोशंस कैन शेयर सिमिलर पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके पहले वाले वीडियो को देखना, उसमें भी बताए हैं, क्योंकि कैनन बार्ड ने जेम्स लैंजे की थ्योरी को इसी वजह से चैलेंज किया था। तो ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि हाउएवर अनलाइक द जेम्स लैंजे, मतलब कि जेम्स लैंजे इस बात को नहीं मानते हैं, जेम्स लैंजे के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन कैनन बार्ड ने ये चैलेंज करके ये अपनी थ्योरी में इंसर्ट किया था, और इसके हामी भरते हुए स्कैटर सिंगर इनसे अग्री करते हैं। तो अब बताओ, अब क्या समझ आया कि जेम्स लैंजे और स्कैटर सिंगर में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों में बॉडली रेस्पॉन्सेज इंटीग्रल पार्ट है अगर इमोशन को एक्सपीरियंस करना है, और कैनन बार्ड और स्कैटर सिंगर में क्या सिमिलरिटी है कि ये दोनों सिमिलर पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब जो इमोशंस है, अलग अलग इमोशंस जो हैं उसमें सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कैटर सिंगर का अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कौन कॉज कर रहा है, और अलग अलग इमोशंस जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लेबलिंग करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्कैटर सिंगर की अब स्टडी की बात करते हैं। देखो स्टडी बहुत ध्यान से समझना, स्टडी पर भी क्वेश्चन पूछता है। स्कैटर सिंगर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1962 की फेमस स्टडी हुई थी कि क्या वेदर द सेम टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन रिसीविंग अ शॉट ऑफ एड्रेनलिन। अब इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, एड्रेनलिन, ये भी पूछता है, याद रखो क्या यूज किया था उन्होंने, एड्रेनलिन इंजेक्ट किया था पार्टिसिपेंट्स में। तो इन्होंने बोला कि क्या सेम टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, मतलब कि एड्रेनलिन देना, क्या इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं लोगों पर सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट करके। देखो क्योंकि स्कैटर सिंगर ने तो ये बात कही ना कि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लेबलिंग करते हैं, तो इसको इन्होंने टेस्ट भी तो किया कि क्या ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबको, मतलब एड्रेनलिन का शॉट यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन इन्होंने सबको सेम दिया, और ये जानना चाहते थे कि क्या इसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है, डिफरेंट इफेक्ट्स पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या कि अलग अलग सिचुएशंस पे। तो इन्होंने सिचुएशंस बनाई थी, क्या बनाई देखो। इन द स्टडी मेल कॉलेज स्टूडेंट्स थे सारे, they were given a shot of epinephrine which they were told was merely a vitamin injection, ठीक है, या प्लेसेबो इंजेक्शन। मतलब पार्टिसिपेंट्स को, एक ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको एपिनेफ्रिन दिया गया था, ठीक है, और उनको ये बोला गया कि ये विटामिन इंजेक्शन है, मेरली एक तरीके का विटामिन इंजेक्शन, विच दे वर टोल्ड वाज मेरली अ विटामिन इंजेक्शन और प्लेसेबो इंजेक्शन को बोला गया, ठीक है। सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जिनको एपिनेफ्रिन मिला उनको उनके इफेक्ट्स के बारे में बता दिया गया कि शेकिंग हो रही, पाउंडिंग, हार्ट फीलिंग, कि ये चीजें आपको होगी, आपको ये दिया गया है। अदर्स, और एक लोगों को कह दिया कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और दूसरे लोगों को कह दिया दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो कैसे ग्रुप बन गए, एक को सही इंफॉर्मेशन दी है ना, इन्फॉर्म्ड ग्रुप था जिसको बता दिया गया कि हम आपको ये चीज दे रहे हैं और आपको ये चीजें होनी है। दूसरा क्या था, मिस इन्फॉर्म्ड था,
हमने उनको दिया और हमने उनको गलत बता दिया, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी उसके इफेक्ट के बारे में। मतलब हमने बता दिया कि आपको इचीवनेस फील होगी, हेडेक होगा। और तीसरे वाले को हमने प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है, मान लो प्लेसेबो का एक सीधा सा मतलब समझो कि हम आपको दे कुछ और रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। ये प्लेसेबो आपके मन में ऐसा डाल दे, जैसे मान लो हमने आपको विटामिन की गोली दी, आपको फीवर था, आपको फीलिंग हो रहा था, हमने आपको विटामिन की गोली देकर कहा कि हमने तुमको पैरासीटामोल दिया है। और क्या होता है कि अब जब हम ये इस माइंड को अपने समझा देते हैं कि अभी हमने फीवर की गोली खाई है, अब हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये प्लेसेबो चीज है, इफेक्ट है। तो फॉर द पार्टिसिपेंट्स हु न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एपिनेफ्रिन, they had a straightforward explanation for any effect they felt from the drug। तो उन पार्टिसिपेंट्स को जिनको पहले से ही पता था कि हमें एपिनेफ्रिन से क्या मिलने वाला है, तो उन्हें पहले ही पता था, एक्सप्लेनेशन था। लेकिन स्केटर सिंगर ने बिलीव किया कि जो पार्टिसिपेंट्स जो अनइन्फॉर्म्ड थे, जिनको हमने नहीं बताया था या जिनको हमने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ढूंढेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों उनको ऐसा अचानक से फील हो रहा है। ठीक, अब समझ आ गया कि एक को हमने बता दिया था, एक को प्लेसेबो दिया, एक को गलत बता दिया। तो स्कैटर सिंगर ने, जैसे कहते हैं ना हाइपोथेसिस बनाते हैं अपना टेंटेटिव, तो उन्होंने पहले से ये मतलब उन्होंने सोचा समझा कि जिनको हमने अच्छे से बता दिया है वो हमको एक्सप्लेनेशन बता देंगे कि भाई हमको ये चीजें हो रही थी क्योंकि हमें एपिनेफ्रिन दिया गया। और जिनको हमने गलत चीज या जिनको हमने जो है बताया नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड रखा है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे अपने क्यूज ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो 3 कंडीशंस थी इंफॉर्मेशन की। ये भी एग्जाम रिसर्च में इसमें पूछता है, सॉरी एग्जाम में यूजीसी में, कि स्कैटर सिंगर में क्या था। तो एपिनेफ्रिन इन्फॉर्म्ड मतलब कि ड्रग का कुछ साइड इफेक्ट होगा। एपिनेफ्रिन इग्नोरेंट का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और मिस इन्फॉर्म का मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो जब इंजेक्शन मिल गए तो पार्टिसिपेंट्स को 1 या 2 एनवायरनमेंट में रख दिया गया। मतलब पहली वर्जन ऑफ द स्टडी में क्या हुआ कि यूफोरिया की फीलिंग लानी थी उसको, इस तरफ यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस। तो पार्टिसिपेंट्स एक कॉन्फेडरेट के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। देखो कॉन्फेडरेट का मतलब होता है कि वो रियल पार्टिसिपेंट नहीं होता है, बट वो रिसर्चर ने जानबूझ के उसको ग्रुप में रखा होता है, मतलब बताकर कि तुम्हें क्या करना है। तो वो लगेगा उन लोगों को कि ये रियल पार्टिसिपेंट है, बट असल में वो रिसर्चर का पार्ट होता है, वो उन रिसर्चर ने भेजा होता है। ठीक है, तो ये वर्जन में इन्होंने ऐसा डिजाइन किया था, ये वाला वर्जन में स्टडी में, कि हमको हैप्पीनेस की फीलिंग लेकर आनी है इन लोगों में। हैप्पीनेस, यूफोरिया इसको कहते हैं, यूफोरिया टर्म इन्होंने यूज किया था, इस वजह से यूफोरिया लिखा हुआ है। तो वो जो कॉन्फेडरेट था ना, वो हैप्पी जॉयफुल मैनर में बहुत ज्यादा बिहेव कर रहा था। तो कॉन्फेडरेट जो है 2 तरीके से एक्ट कर रहा था, यूफोरिक और एंग्री। पार्टिसिपेंट्स हु हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इफेक्ट्स, वो ज्यादा हैप्पियर या ज्यादा एंग्रियर फील कर रहे थे देन दोज हु हैड बीन इन्फॉर्म्ड। मतलब इनकी स्टडी में रिजल्ट क्या आया कि जो पार्टिसिपेंट्स मिस इन्फॉर्म्ड थे, जो पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, वो क्या उनको ज्यादा खुशी और ज्यादा एंग्रियर हो रहे थे वो। ठीक है, हु आर नॉट इन्फॉर्म्ड, दोज तो जो यूफोरिक कॉन्फेडरेट के साथ थे वो क्या कह रहे थे कि जो ड्रग का साइड इफेक्ट है वो हैप्पीनेस है। मतलब उनको तो बताया नहीं ना गया था। ये कौन से, ये जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई थी, नो इन्फॉर्मेशन, इग्नोरेंट वाला ग्रुप, जिनको हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उनको 2 में बांटा गया था, 2 ग्रुप में, एक यूफोरिक ग्रुप में, एक एंग्री वाले में। तो जो कॉन्फेडरेट जो हैप्पीनेस की इंड्यूस करने की कोशिश करता था, उसमें क्या हुआ कि जिस ग्रुप को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो पहली चीज तो जिसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था वो ज्यादा खुश और ज्यादा गुस्सा था। ये क्लियर हो गया कि जिसको हमने कुछ नहीं बताया उसके अंदर ये जो इमोशन था हैप्पीनेस या एंग्री का, वो बहुत ज्यादा था। ठीक, ये समझ आ गया। अब जो हैप्पीनेस वाला कॉन्फेडरेट था और जहां जो पार्टिसिपेंट्स हैप्पीनेस वाले थे, तो वहां पर जिनको नहीं बताया गया था वो खुश वाले थे, खुश थे, वो इफेक्ट्स बता रहे थे कि ड्रग का साइड इफेक्ट खुशी बता रहे थे। और जो एंग्री कॉन्फेडरेट के साथ एक्सपोज हुए थे वो उस ड्रग के फीलिंग को एंगर बता रहे थे। समझ गए? समझ गए ना? मतलब ड्रग दिया बट बताया नहीं कि क्या होगा।
तो जो एंग्री वाले कॉन्फेडरेट के साथ जिन पार्टिसिपेंट्स को रखा था वो उन्होंने कहा कि ये जो ड्रग मिला है इससे हमको एंग्रीनेस हो रही है, और जो खुश वाले के साथ थे उन्होंने कहा कि ये जो ड्रग मिला है हमको खुशी हो रही है। ठीक है, और ये असल में इंड्यूस कौन करा रहा था? कॉन्फेडरेट इंड्यूस करा रहा था। तो स्कैटर सिंगर ने हाइपोथेसाइज किया था कि that if people experienced an emotion for which they had no explanation, they would then label these feelings using their feelings at the moment. उन्होंने बोला कि जो इमोशन वो एक्सपीरियंस करेंगे और उस इमोशन का उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो वो क्या उसको लेबलिंग करेंगे उस फीलिंग्स को? जो फीलिंग वो उस मोमेंट पे फील कर रहे होते हैं। अब देखो सीधा सा समझो इस चीज को, यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने नहीं बताया कि ड्रग से कैसा फील होगा, बताया नहीं बताया, एक ग्रुप को नहीं बताया कि कैसा फील होगा ड्रग के साथ, ये तो नहीं बताया, उनको खाली दे दिया गया कि आपको ड्रग दिया है ना। अब उनको दो हिस्सों में बांट दिया, एक उन्होंने कॉन्फेडरेट के संग रखा जो हैप्पी था, और एक को रखा जो एंग्री था, है ना, यूफोरिक कॉन्फेडरेट एंड एंग्री कॉन्फेडरेट। अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो ड्रग, जब उनको पता ही नहीं है कि हमको ड्रग से क्या होना है, तो उन्होंने अपने फीलिंग को कि ये हमको ड्रग से हो रहा है उसको किससे मैच करा दिया? जो वो उस समय फील करते हैं, क्योंकि कॉन्फेडरेट खुशी की फीलिंग इंड्यूस करा रहा था, तो उन्होंने ड्रग को कह दिया कि ये ड्रग हमको हैप्पीनेस फील करा रहा है, और वहां पर वो गुस्सा दिला रहा था, तो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ये हमको एंगर की फीलिंग ड्रग से हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि इफ पीपल एक्सपीरियंस्ड एन इमोशन फॉर विच दे हैड नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, अगर हम बता दिए होते पहले से कि आपको ड्रग दिया जा रहा है, आपको ये होगा, तो अगर आप जब उनको ये होगा और आप पूछेंगे कि आपको ये क्यों हो रहा है, तो बताएंगे ना ये ड्रग से हो रहा है ना। तो वो अब यहाँ पे तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, तब उन्होंने कैसे बता दिया कि हमको ये गुस्सा आ रहा है, हैप्पी? तो उन्होंने देखा कि जो उस मोमेंट पे हो रहा था उन्होंने उसकी लेबलिंग कर दी। तब स्कैटर सिंगर ने देखा कि भाई अभी एक जो पार्टिसिपेंट तो खुशी वाले कॉन्फेडरेट के साथ थे, उन्होंने अपने इमोशन को खुशी वाला दे दिया कि ड्रग से खुशी हो रही है, और जो एंग्री वाले के साथ थे उन्होंने कह दिया हमको ड्रग से गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो वो इस फीलिंग्स को लेबल कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को एट द मोमेंट जो वो फील कर रहे होते हैं उससे। तो results of the experiment suggested that participants who had no explanation for their feeling were more likely to be susceptible to the emotional influences of the confederate. I hope कि I am very very clear. देखो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप इस वीडियो को ना अगर नहीं समझ आ रहा है, एक बार में दोबारा सुनना, दोबारा समझना, दोबारा पढ़ना, लिख लेना कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लेना, तभी समझ में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अभी मैं आगे भी आपको एक चार्ट से भी बता दूंगी, ठीक है। तो स्कैटर सिंगर का रिजल्ट क्या आया? उन्होंने वो दे वुड प्रिडिक्ट दैट पार्टिसिपेंट्स वुड फील हैप्पियर और एंग्रियर if they did not know to expect the effects of the drug. मतलब वो ज़्यादा हैप्पियर एंग्रियर फील करेंगे, वो प्रिडिक्ट करेंगे अगर उनको नहीं पता रहेगा कि ड्रग का इफेक्ट्स क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अदर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो अज्यूम कर लेंगे कि ये सोशल एनवायरनमेंट था जो उनको इस तरीके से फील करवा रहा था। ठीक है। So in the version of the study where participants were made to feel euphoric, इनका हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गया। पार्टिसिपेंट्स जिनको नहीं बताया गया था अबाउट द एक्चुअल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, उनके अंदर हायर लेवल ऑफ यूफोरिया था, यानी खुशी ज़्यादा थी, कम गुस्सा था, देन पार्टिसिपेंट जिनको पता था कि ड्रग से क्या एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, तो समझ आ गया कि इनके स्टडी में जो इन्होंने हाइपोथेसाइज किया था वही हुआ कि जिस ग्रुप को इन्फॉर्म नहीं किया गया था ड्रग के इफेक्ट्स को, उन्होंने ही ज़्यादा उन्होंने हायर लेवल ऑफ यूफोरिया बताया, और जहां पर उनका एंग्री कराया गया वहां पर वो इन द वर्जन ऑफ, लेकिन क्या हुआ कि जहां पर उनको एंग्री कराया गया रिजल्ट्स लेस कंक्लूसिव थे। बट द रिसर्चर्स फाउंड दैट पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट नो टू एक्सपेक्ट द ड्रग साइड इफेक्ट, वो ज्यादा मैच कर रहे थे। अगेन वही चीज हो गई यहां पर भी कि जिनको नहीं बताया गया था वो ज्यादा गुस्सा शो कर रहे थे। ठीक है, तो एक इम्प्लीकेशन क्या है,
Physiological activation from one source can essentially transfer to the next thing we encounter, and this can affect our judgment of new thing. मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन हमें एक सोर्स से मिलती है, हम उसको अगली चीज तक ले जाते हैं जो हम दूसरी चीज एनकाउंटर करते हैं, और वो हमारी नई चीज का जजमेंट को भी इन्फेक्ट कर लेती है. ये देखो सीधा सा मतलब समझो. मान लो कि हमने कुछ फील किया, हाँ, कोई फिजियोलॉजिकली हम एक्टिवेट हो गए और मेरा हार्ट जो है बहुत तेजी से ये हो रहा है वो रहा है. वैसे इसमें एग्जांपल ही ले लो. मान लो फॉर एग्जांपल कि इमेजिन दैट यू आर रनिंग लेट टू सी अ कॉमेडी शो. ठीक है, तो अब आप जो है बहुत आपको कॉमेडी शो देखना था, आप बहुत ज़्यादा उसमें लेट हो गए, तो आप भाग भाग के जा रहे थे. तो वो कहते हैं कि योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड बाय रनिंग. आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी रनिंग से एक्टिवेट हो चुका है. तो आप सब्सिक्वेंट इमोशंस जैसे अम्यूजमेंट हो गया उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली फील करोगे. मतलब कि their theory would predict that you would find the comedy show funnier than if you had worked there. ठीक है, अब जैसे स्कैटर सिंगर की थ्योरी से कैसे आप बताओगे, या हमने जेम्स लैंजे में भी यही इसी एग्जांपल को लिया था, कैनन बार्ड में भी लिया था, आप स्कैटर सिंगर में भी ले लो. स्कैटर कहते हैं डॉग को देखा, बॉडली रेस्पॉन्स अराउजल हुआ, इंटरप्रेट कर दिया, फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फियर. मतलब माई पाउंडिंग हार्ट मीन्स आई एम अफ्रेड बिकॉज आई इंटरप्रेट द सिचुएशन एज डेंजरस. हम अफ्रेड क्यों हैं? क्योंकि वो सिचुएशन मेरे लिए डेंजरस है. फिर से वही बात, कोई अगर डॉग लवर होगा ना तो जरूरी नहीं है वो अफ्रेड हो. आपने उस एनवायरनमेंट को लेबल किया एज डेंजरस फॉर यू, देन यू आर फीलिंग दैट इमोशन. ठीक है, अब देखो, अब जेम्स लैंजे थ्योरी को रिवाइज कर लो. अराउजल मान लो स्नेक है, अराउजल हुआ, हार्ट पाउंडिंग हुई, स्वेटिंग हुई, फिर फियर आपने फील किया. ये जेम्स लैंजे कहते हैं. कैनन बार्ड क्या कहते हैं? अराउजल हुआ, स्नेक है, हार्ट पाउंडिंग और फियर दोनों साथ में हो गया. ये कौन कहता है? कैनन बार्ड कहते हैं. और स्कैटर सिंगर क्या कहते हैं? अराउजल हुआ, हार्ट पाउंड हुआ, आपने कॉग्निटिव पहले लेबलिंग की कि आई एम स्केयर्ड, तब आपने इमोशन दिया, यानी तब आपने फियर को बताया. देखो तीनों थ्योरी को यहां लाने का क्या मतलब है कि ये आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा. अगेन कॉमन सेंस क्या कहेगी? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ, बॉडली रिस्पॉन्स हुआ, माई हार्ट इज पाउंडिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड. आप कॉमन सेंस भाषा में तो यही कहते हो ना कि मेरा दिल इसलिए धड़क रहा है, मैं बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस वजह से. लेकिन जेम्स लैंजे कहते हैं कि बॉडली रिस्पॉन्स हुआ, फियर हुआ, आप कहोगे कि मैं इसलिए अफ्रेड हूं क्योंकि मेरा हार्ट पाउंड हो रहा है. फिजियोलॉजिकल बॉडली रिस्पॉन्सेस प्लस एंड देन इमोशन. कैनन बार्ड कहते हैं दोनों साथ में होता है. माई हार्ट इज पाउंडिंग एंड द वुल्फ मेक्स मी फील अफ्रेड. और स्कैटर सिंगर क्या कहते हैं कि बॉडली अराउजल हुआ, आपने इंटरप्रेट किया, मतलब माई पाउंडिंग हार्ट सिग्निफाइज फियर बिकॉज आई हैव अप्रेज्ड द सिचुएशन एज डेंजरस. वो इसलिए फियर कह रहा है क्योंकि मैंने सिचुएशन को डेंजरस इंटरप्रेट किया है. ठीक है, तो अब फिर से इसमें देख लो जेम्स लैंजे क्या कहते हैं. इमोशंस अराइज फ्रॉम आवर अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक बॉडली रिस्पॉन्स टू इमोशन अराउजिंग स्टिमुली. वी ऑब्जर्व आवर हार्ट रेसिंग आफ्टर अ थ्रेट एंड फील अफ्रेड, है ना. कैनन बार्ड क्या कहते हैं? दोनों सेम टाइम पे होता है. बॉडली रिस्पॉन्सेज और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर साइमल्टेनियस. और स्कैटर सिंगर क्या कहते हैं कि दो फैक्टर पर हमारा एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन डिपेंडेंट है. किस पर डिपेंडेंट है? अराउजल पर और कॉग्निटिव लेबलिंग पर. मतलब वी में इंटरप्रेट आवर अराउजल एज फियर और एक्साइटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. मतलब हम अपने अराउजल को फियर भी कह सकते हैं, एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के से रिलेटेड. ठीक है, अगर आप किसी पार्टी में हैं, बहुत डांस कर रहे हैं और आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल बॉडली चेंज हो रहा है, आपका बहुत सांस फूल ये हो रहा है, तो आप क्या कहोगे उसको? फियर तो कहोगे नहीं, हैप्पीनेस कहोगे ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर आपने कोई सांप देख लिया और ऐसा हो रहा है तो आप उसको क्या लेबलिंग करोगे? फियर करोगे. क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन डेंजरस थी और वो सिचुएशन काफी अच्छी थी, है ना. उसको आप अपनी सिचुएशन बताओगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है. तो ये पूरी स्कैटर सिंगर की थ्योरी थी. आई होप कि मैंने आपको समझाया, मैं क्लियर हो पाई. आप इसका अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो,
है ना, जो मैंने बताया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो याद करने के लिए, इसको अपने कॉपी में बना लो, है ना। आप इसको भी देखो, मैंने इसमें तो ये कर दिया है, बट ये भी हो जाएगा, इसका भी आप समझ सकते हो। तो मेरी जो कोशिश थी कि मैं आपको समझा पाऊँ चीज़ों को, मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं आपको समझा पाऊँ, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल आई एम रेडी, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने जेम्स लैंजे कैनन नहीं इमोशन का थ्योरी देखा है, प्लीज़ जाके देखो, बहुत ज़रूरी लेक्चर है, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। इसको मिस मत करना, ये आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये मैं तभी लेकर आई हूँ ना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी देर मत करो, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, याद कर लो, नहीं अगर उतना हो पा रहा है, वैसे अगर समझोगे ना तो सब हो ही जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत 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 रिक्वेस्ट है, साइकोलॉजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट भी कर देना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग द थ्योरी ऑफ लजारस। अगर कोशिश करेंगे, अगर लिंसले की ला पाए तो ज़रूर लेकर आएंगे, वरना अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। बट वीडियोज़ अब आते रहेंगे, बिकॉज आपका अब आप अपनी नई प्रिपरेशन चालू आपने की है, और मैंने भी अपनी नया यूट्यूब की अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो बिल्कुल बिल्कुल सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे आएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट ठीक है, उतनी देर में आप मेरे इतने सारे वीडियोस बने, आप उसको देखिए, स्लीप का देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़िए, बैंडोरा की थ्योरी पढ़िए, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का मॉडल पढ़िए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़िए, इमर्जिंग एरियाज पढ़िए, क्या नहीं है अभी तक में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रिपेयर करो, धीरे धीरे आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस, और अच्छा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है।